नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, 25 अगस्त 2022 को आरआरसी ग्रुप डी ने मैथ का जो प्रश्न दिया है वो कुछ इस तरह से दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो जो भी प्रश्न आपको दिया गया है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा टफ नहीं प्रश्न आ रहे हैं सर, तो आपको तैयारी एकदम अच्छे से करके जाना है ताकि आपको, है ना, सभी प्रश्नों का जवाब दे करके आना है। ठीक है, तो देखिए, नल और टंकी से कुछ इस तरह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसा कि लिखा है, कहा कि नल ए नल बी से 3 गुना अधिक पानी भरता है। यदि दोनों नल मिलकर टंकी को 36 मिनट में भरते हैं तो अकेला नल ए उसे कितने मिनट में भरेगा। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था। आपको डेटा जो दिया गया है, कहा कि दो नल है ए और बी। ठीक है, इसमें कहा कि नल ए जो है बी से 3 गुना अधिक पानी भरता है, यानी कि 3 गुना अधिक पानी भरने का मतलब हुआ यदि बी एक भरेगा तो ए कितना भरेगा, 3। तो ये हो गया आपको क्षमता। तो जब क्षमता पता है सर, तो क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय, क्योंकि आपको आगे समय का रिक्वायरमेंट दिया है तो समय का अनुपात हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि 1:3। अब आपसे प्रश्न पूछा कि दोनों नल है वो दोनों नल मिल करके टंकी को 36 मिनट में भरते हैं। ये किताब के अनुसार 36 मिनट में भरते हैं, हम लोग कितने कहेंगे सर बताइए। तो ए अकेला जो है, ए का भरने का समय 1 मिनट है, बी का 3 मिनट है, तो दोनों मिल करके भरेगा कितने, तो 1 × 3 और 4। ठीक है, और जो निकालना है उसको हम बगल में गुना करेंगे। क्या निकालना था आपको, कहा कि ए अकेला कितने मिनट में भरेगा, तो बताइए ए का समय कितना है 1, तो 1 से गुना कीजिए, यानी 12×3 = 36 कटेंगे, 12 बार में 12×4 = 48 हो जाएंगे, यानी कि 48 मिनट में टंकी को भर देगा कौन, ए अकेला। ठीक है, तो इसी तरह का प्रश्न आया था। ठीक है, सेम। तो चलिए, अगर कुछ डिफरेंस भी रहेगा तो आपको इसी तरह से बनाना है। ओके, तो मुझे जो आया था प्रश्न वो इसी प्रकार के था कि ए जो है नल को कितने समय में भरेगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न जो है कुछ इस तरह से आपको आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है ना, एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित भी प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, देखिए, इसमें कहा कि दो संख्याओं का एलसीएम आपको पता है 120 दिया, और एचसीएफ 5 दिया है। दोनों संख्याओं का योग 55 दिया गया है, और कहा कि व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए, सेम प्रश्न मैंने आपको टेस्ट सीरीज में कराया था। ठीक है, तो इसमें क्या करना था आपको, एलसीएम आपको पता है, एलसीएम कितना दिया है 120। ठीक है, और एचसीएफ आपको दिया गया है 5, और दोनों संख्याओं का योग पता है। तो ये संख्या तो हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं सुविधा के लिए ए और बी, तो ए प्लस बी का मान आपको पता है कि 55 है। ठीक है, तो आपको बताए थे कि संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, तो अगर ए गुना बी लिखिएगा तो एचसीएफ गुना एलसीएम कीजिएगा, इन दोनों संख्याओं को गुना कीजिएगा, तो 120 गुना कितना हो जाएगा, 5। अब याद कीजिए सर, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि यदि दो संख्याओं का योग पता हो और दो संख्याओं का गुणनफल पता हो तो सॉरी, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग जो है वो कैसे निकलता है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बराबर फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग, तो योग कितना है 55, और बटा संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल कितना है 120, और गुना हो जाएगा ये 5। ठीक है, जो कटता है उसको काट दीजिए सर, 11×5 = 55 कटेंगे, 11 बटा कितना हो गया 120। ठीक, आई बात समझ में, तो ये हो गया आपको आंसर, यानी कि संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा 11/120। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना था। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। इसमें क्या कहा कि ट्रेन से संबंधित प्रश्न आया, कहता है कि समान लंबाई की दो ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः 56 मीटर प्रति सेकंड तथा 46 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है। एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को 26 सेकंड में, यानी 26 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। देखिए, आपको याद होना चाहिए कि जब ट्रेन एक ही दिशा में चले तब उसका गति में क्या होता है, ठीक है ना, यानी चाल में क्या होता है। ठीक है, और जब जब ट्रेन एक दूसरे का अपोजिट चले तब उसमें ट्रेन की गति क्या होती है। ठीक है, तो उसमें सापेक्षिक गति की बात करेंगे, तो सापेक्षिक गति जब ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है और दोनों समान लंबाई के ट्रेन है। ठीक है, तो जब समान लंबाई की ट्रेन है सर, तो अगर मानते हैं कि ये डी लंबाई का ट्रेन होगा तो ये भी डी लंबाई का ट्रेन होगा। ठीक है, तो एक दूसरे को पार करने में, यानी कि ये ट्रेन इसको पार करने में 26 सेकेंड का समय लेता है। आई बात समझ में, तो बताइए कि इसमें पूछा कि ट्रेन की लंबाई क्या है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई यानी कि डी की लंबाई पता करना है हमको। आई बात समझ में, तो बताइए, जब एक ये वाला ट्रेन, इसका जब कि चाल इसका दिया गया है 56, लिख देते हैं, लिखना नहीं है इतना एग्जाम में, लेकिन लिख देते हैं 56 मीटर प्रति सेकेंड, और इसका है 46 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, 46 मीटर प्रति सेकेंड। तो बताइए कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ठीक है, चाल गुना समय, तो दूरी कितना हो जाएगा, डी और डी, यानी दोनों दूरी तय करेगा ना, ट्रेन इसको पार करेगा तो ये वाला हिस्सा यहाँ आना चाहिए तभी तो पार होगा, तो 2D दूरी तय करेगा, तो यानी कि 2D बराबर हो जाएगा चाल कितना आ जाएगा आपको, सापेक्षिक चाल होगा, यानी कि घटेगा, तो 10 56 में से 46 चला जाएगा तो 10, यानी चाल हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और समय आपको पता है कि 26 सेकेंड में पार करता है, तो 26 हो गया। अब जो काटता है उसको काट सकते हैं, देखिए 13 दूनी 26 कटेंगे 13 बार में, और डी का मान आ गया आपको 130। ठीक है, तो 130 मीटर का कौन है, ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, डी का मान आया 130, तो दोनों डी होगा, यानी दोनों ट्रेन की लंबाई 130 130 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना था। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए इस तरह का प्रश्न आपको जो है क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कहा कि समचतुर्भुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो बताइए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण आपको पता है, यदि आप दूसरा विकर्ण निकालने में कामयाब हो गए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें कहा कि विकर्ण जो समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको याद होना चाहिए। तो परिमाप जब 52 दिया सर, तो ये भुजा निकालेंगे तो क्या होगा, 4 से भागा देंगे। तो 4 से भागा दीजिएगा तो 13 आ गया, यानी कि 13 ये भी है, 13 ये भी है, और 13 ये भी है, 13 ये भी है। ओके। अब आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटता है और आपस में आधे आधे भाग में, यानी बराबर बराबर भाग में बढ़ जाता है, ठीक है। तो यदि आप इसको 10 मानते हैं ये वाला विकर्ण को, तो इसका भाग हो जाएगा इधर 5 और इसका हो जाएगा भाग इधर 5, जबकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा सभी तरह, ठीक है ना। तो ये वाला पता है कि ये 5 है, ये 13 है, तो ये वाला भुजा आप निकाल सकते हैं इसका 12, ठीक है। क्योंकि समकोण त्रिभुज बनेगा तो समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट का फॉर्मूला होगा, यानी 5 12 13, ठीक है। तो जब ये 12 है सर तो ये भी 12 होगा। तो बताइए 12 12 कितना हो गया, इसका 24 आ गया, और ये आपको पता है 10, ठीक है। तो एक विकर्ण 10 आ गया, एक विकर्ण 24 आ गया। तो आपको फॉर्मूला पता है कि हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण 10 है, 10 लिखिए, दूसरा विकर्ण आया 24, तो 24 लिखिए। आप जो करता है उसको काट दीजिए, 12 बार में ये कटेगा, 12 दहाँ 20 से, यानी 120, ठीक है। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। आई बात समझ में। लेकिन एग्जाम में इतना करने की आवश्यकता नहीं है, ये समझाने के लिए मैं बता दिया, लेकिन एग्जाम में इतना क्यों करिएगा। आपको जब सब चीज़ पता है, थ्योरी पता है और सभी चीज़ आपको कंडीशन पता है समचतुर्भुज का, तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं होता है सर एग्जाम में, ठीक है ना। आपको केवल इतना करना था कि 52 में 4 से भागा देना था, तो एक भुजा आपको पता चल गया 13, जो विकर्ण का लंबाई भुजा पता चल गया 13, ठीक है। तो 5 12 13 होता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक विकर्ण का लंबाई 10 दिया गया है, तो एक D1 मान लेते हैं इसको। तो D1 का मान 10 है, तो जब हमको D2 चाहिए, तो D2 कैसे निकलेगा। तो देखिए इसका आधा करेंगे तो एक भुजा 5 पता चलेगा, तो 5 12 13, यानी कि अगला जो विकर्ण का आधा भाग होगा वो 12 होगा, तो पूरा भाग कितना होगा, 12 दूनी 24। तो इसका आपको क्षेत्रफल पता करना था, तो हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 10 गुना कितना करना था, 24। तो 10 गुना 24 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ही आपको एग्जाम में करना था। कब, जब आपको प्रॉपर्टीज पूरा पता है तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न इस तरह से पूछा है आपसे, चतुर्भुज से संबंधित, ठीक है। और रेशियो डाल दिया है इसमें, तो अकबकाने की आवश्यकता नहीं है। एक चतुर्भुज दिया गया, कहा कि PQR एक चतुर्भुज है, जबकि इसमें PQRS, ठीक है ना, ये चतुर्भुज है, इसका रेशियो दिया गया है। PQRS का जो कोण है उसका रेशियो दिया गया है 4:5:2:7, ओके। अब इसमें कहा आपसे कि 3P + 2R का मान बताइए। तो सबसे पहले तो P और R का मान हमको पता होगा, तो इसमें रख देंगे तो हमको मान निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चतुर्भुज का अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो सभी कोणों का योग जोड़ देंगे तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, बताइए। 5 4 9 और 9 18, भागा दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में, ठीक है। 18 दूनी 36, 20 डिग्री आया। अब देखिए, अब आपसे सवाल पूछा था 3P + 2R। अब बताइए P का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 20 में 4 से गुना करेंगे तो 80 होगा, यानी कि 3 गुना कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। अब यहाँ से प्लस लिखेंगे, प्लस 2 गुना कितना होगा, R का मान पता करेंगे तो 20 दूना कितना होगा, 40। अब जो गुना करके जो आएगा वही आंसर होगा, यानी 8 तिया ये हो जाएगा 24, 240। अब प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी 80। अब इसको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 320, ठीक है। तो 320 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए अगले प्रश्न के देखते हैं। देखिए कुछ आपको गोला और बेलन शंकु से भी प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो उसका भी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। देखिए इसमें पूछा कि गोले का त्रिज्या जो है 7 मीटर है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। देखिए इसमें गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। ये कभी कभी पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेगा तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है, तो दोनों सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें त्रिज्या R का मान आपको 7 दिया है, और आपसे पूछा गोला का क्षेत्रफल, तो आपको गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², ओके। तो 4πr², 4 का 4 लिखेंगे, पाई का मान आपको पता होना चाहिए, 22/7 होता है, ठीक है। और आर का मान आपको दिया गया है 7, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7। आप जो काटता है उसको काट सकते हैं, एक साथ से एक साथ खत्म हो जाएगा। बाकी बचेगा आपको, देखिए लिख सकते हैं 22 गुना कितना, 28, ओके। तो ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस तरह का प्रश्न भी आपको आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कहा कि 1083 को किस संख्या से गुना किया जाए कि वह एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। तो परिपूर्ण वर्ग बनने का मतलब क्या हुआ कि जो भी फैक्टर होगा उसमें जोड़ा जोड़ा संख्या होना चाहिए, मैंने बताया था आपको, ठीक है।
तो ऐसे प्रश्नों में देखिए ऑप्शन रहता तो और आसानी से बनता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इस संख्या को क्या कीजिए आप फैक्टर कीजिएगा, ठीक है। तो फैक्टर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा। 3 तिया कितना हो जाएगा 9, देखिए 3 लिखना चाहिए था। ओके देखिए 3 तिया कितना हो गया 9, और 3 छक कितना हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 1, तो 361 आ गया। अब आपको पता है कि 3 गुना 361 को हम लिख सकते हैं 19 गुना 19, 19 का वर्ग 19 का स्क्वायर है। तो 19 गुना 19, ये तो देखिए तो ये जोड़ा संख्या है, ये जोड़ा संख्या नहीं, इसका मतलब इसको जोड़ा बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से। यानी हमें अगर इस संख्या में 3 से गुना कर देते तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा है ना वो सही होगा, क्योंकि 3 से अगर इसमें गुना कर देते हैं तो वो संख्या परिपूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए। कहता है कि देखिए कुछ कुछ प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जो कि आपको माद मादिका बहुलक से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है डायरेक्टली फार्मूला से, ठीक है ना। तो कहा कि आंकड़ा दिया गया है और कहा कि आंकड़े का जो बहुलक है वो 23 है, और माद आपको पता है 65 दिया गया है, तो कहा माध्यिका का मान बताइए। देखिए इसमें एक फार्मूला आप याद रखिएगा, कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको उसी से बनाना है, ठीक है। याद रखिएगा कि बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, ठीक है ना। ये चीज़ आप एकदम माइंड में सेट करके जाइएगा, ऐसा प्रश्न आ ही रहा है, हर हर शिफ्ट में आ रहा है, ठीक है ना। तो माध्यिका बराबर बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य होता है। तो आप माध्य लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माध्य या समांतर माध्य, ठीक है। तो यहाँ से जो भी डेटा दिया गया है उसको आप रखना है, ठीक है ना। तो बहुलक दिया गया है आपको 23, तो यहाँ आप 23 रख सकते हैं, और बराबर 3 गुना माध्यिका को क्या मानिएगा, माँ लिख देते हैं, खाली माँ जीरो ऐसे कर देते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। और माइनस लिखना है 2 गुना माध, माध आपको पता है क्या है माध, 65, तो 65 रख दीजिए। अब देखिए आपको माध्यिका निकालना है, ये वाला वैल्यू निकालना है, तो देखिए इधर का 23 का 23 हो जाएगा, और इधर गुना कीजिएगा तो 65 गुना 2 कीजिएगा तो 130 आएगा, जो कि ये माइनस में, तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 130, ठीक है। और बराबर लिख सकते हैं आप 3 गुने माध, ये माध्यिका, ओके माध्यिका, ठीक है। माध्यिका, माध्यिका पूरा लिखिए या माध्यिका, यह ध्यान रखिएगा कि माध्यिका हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब जो देखिए इसको जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 3 से इसको लिखिए, 3 हो जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 53, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखिएगा 3 गुना कितना माध्यिका, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आपको माध्यिका का मान पूछा था, तो इसको काट दीजिए 3 से, 5 या 15 कटेंगे, और 3 कम 3 नहीं है कॉमन, ठीक है ना। तो इसका माध्यिका का मान कितना होगा 51 होगा। आई बात समझ में। तो इस तरह का प्रश्न आपको आ रहे हैं, जो कि आपको ये फार्मूला आपको याद करके जाना है। अगर नहीं याद होता है तो आप एकदम 2-3 बार 4 बार लिख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए तो इस तरह का प्रश्न आपको आ रहे हैं, है ना। और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में आपको सिटिंग अरेंजमेंट से भी प्रश्न आ रहे हैं, कुछ डेटा से भी आ रहे हैं, जो कि आपको कथन निष्कर्ष से स्टेटमेंट से आ रहे हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ का आप देख करके जाइएगा, ठीक है ना, ताकि आपको जो भी रीजनिंग का भी प्रश्न आए तो उसको आप आसानी से बना पाएँ। डायरेक्शन भी देख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्शन का भी प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ऑल द बेस्ट, हैप्पी नाइस डे, हैप्पी रहिए और मस्त रहिए, है ना, और पढ़ते रहिए।